संभल हो या अयोध्या, हर पूजा स्थल हुआ लाचार। कानून का बिछाया ऐसा जाल, छीन लिया पूजा का भी अधिकार। बाबर जिसने मंदिर तोड़े, ध्वस्त की हिंदू की पहचान, फिर भी समाधि पे जा जाकर देते रहे सम्मान। ओ हिंदू, मत भूल कांग्रेस का कोई काज, याद रख कांग्रेस का हिंदू विरोधी राज। झूठी किताबें लिखवाकर ब्रेन वॉश की दुकान चलाई, मुगलों को देवता बना, मौर्य गुप्त और शिवाजी की संस्कृति छिपाई। ये हिंदू बनकर रचे जाति का षड्यंत्र, बर्बर आक्रांताओं से सीखा इन्होंने बांटने का मंत्र। ओ हिंदू, मत भूल कांग्रेस का कोई काज, याद रख कांग्रेस का हिंदू विरोधी राज। मंदिरों पर अवैध ढांचे दिखा, अपमान का घूंट पिलाया, सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ हिंदुओं के कंधों पर चढ़ाया। औरंगजेब और टीपू के नाम से सजाई हर सड़क, हर गली वक्फ के कदमों में चढ़ा दी। धर्म, धरोहर और मां भारती की बलि, चेहरे बदल बदल कर ये पहनते रहेंगे ताज। इसके लिए बार बार दोहरा रहे हैं, ओ हिंदू, मत भूल कांग्रेस का कोई काज, याद रख कांग्रेस का हिंदू विरोधी राज। गीता का झरझर सार हूँ, गंगा की कल कल धार हूँ, वेद की किताब हूँ, वेद की किताब हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व हूँ। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बालाजी बाजीराव पंडित यानी नाना पेशवा। नाना पेशवा की अगर जीवनी हम देखते हैं तो उसका पूर्ण जीवन अपने पिता के अपूर्ण काम और अपने आदर्श श्री शिवराय के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के प्रयास में गुजरा है। सत्ता के विकेंद्रीकरण भी उसने किया, लेकिन उसके पीछे विशाल सनातन राष्ट्र की ही संकल्पना थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पिता ने ठरकी मुगलों को लगभग निपटा दिया था, लेकिन बचे कौन थे? जुल्फिकार, आसफ जान जाम, रोहिला पठान, अली वर्दी, हैदर अली जैसे प्रबल शत्रु नाना के सामने हमें खड़े दिखते हैं। बाजीराव ने हर बार निजाम को शिकस्त दी है और निजाम ने हर बार कूटनीति का सहारा लिया है। वो हर बार मुगल दरबार में संधि के पक्ष में ही रहा है। मुझे लगता है निजाम हमारे शरद पवार जैसे थे। वक्त के अनुसार दोनों ने अपने वर्तनों में लगातार बदलाव लाया है। कुछ भी हो, 1748 में कब्र में लेटने तक हिंदवी स्वराज्य का शत्रु क्रमांक 1 निजाम रहा। लगभग 1690 से 1747 ये 58 साल भारत के राजनीति के रंगमंच पर प्रमुख पात्र रहा, ये निश्चित है मित्रों। ये हमारा पंजाबी धर्मांतरित धर्मांध, जिसे कुछ लोग अरबी कुल का बताते हैं, लेकिन हमारा इतिहास कहता है कि ये पंजाबी धर्मांतरित धर्मांध था। ये कब्र में ढकेलने के बाद वही हुआ जो इस्लामी भांडों में सत्ता के लिए होता है, संघर्ष। बड़ा जायज बेटा गाजीउद्दीन सालों से दिल्ली में हमारे नशेड़ी, अय्याश और बच्चेबाज जो मुगल इस्लामी सुल्तान थे उनको अपनी सेवा दे रहा था। उसका एक छोटा भाई था नासिर जंग, वो दक्कन का सूबेदार था। अब ये दोनों भाई बताते हैं कि एक ही माँ के निजाम के जायज बेटे हैं। निजाम की दूसरी भी बीवियाँ थी, लौंडियाँ थी। लौंडियों के बारे में तो मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन दूसरे बीवियों से भी उसके 4 बच्चे हुए हैं। उसको एक लड़की भी थी। इस लड़की का आगे चल के एक बेटा हुआ, मुजफ्फर जंग। ये मुजफ्फर जंग अपने नाना निजाम का सबसे लाडला पुत्र था। निजाम मर जाने के वक्त फिरोज जंग यानी गाजीउद्दीन, वो तो दिल्ली में था, नासिर जंग कर्नाटक में था। ये नासिर जंग अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपने बाप से
कई बार बगावत कर चुका था और यही कारण था मित्रों कि निजाम ने अपने वसीयत में उसके मरने के पश्चात अपनी बेटी के लड़के मुजफ्फर जंग को भाग्यनगर की निजामी सौंपने का पूरा बंदोबस्त कागज पे कर लिया था। अच्छा, इतना ही नहीं किया था, दिल्ली के ठरकी से मंजूरी और सनद भी हासिल कर ली थी। मित्रों, थोड़ा विषयांतर है, लेकिन आप मेरे वो प्लेलिस्ट में कृपया जाए और ये ठरकी मुगल शाह आलम दो, इसका इतिहास आप जरूर सुनो। मैं भी जब बोर होता हूँ ना तो मैं भी वो सुनता हूँ, बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो जाता है। इतना ठरकी, इतना बच्चेबाज, इतने मैंने क्या बोलूं, घिनौने कारनामे हैं इसके, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दी है। भाई हमें तो बड़ा आनंद आता है उसका सुनने के लिए, आप जरूर सुनिए। निजाम के मरते समय मुजफ्फर भी वहाँ नहीं था, वो भी बीजापुर में था। भाग्यनगर में नासिर ने फिर उसका फायदा उठाया। नासिर ने जुगाड़ बनाया, सभी प्रमुख दरबारियों को अपने पक्ष में लाकर भाग्यनगर की गद्दी हथिया ली। अब ये हमें मालूम है कि रघु जी ने दक्षिणाभियान जब रघु जी 1740 में गया था तो वो दक्षिणाभियान आधा छोड़कर, लेकिन तिरुचनापल्ली के चंदा नवाब को पकड़ के सातारा रखा था। ये तो मैंने बताया है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि सत्ता की लालच में अगर रघु जी का ये दक्षिण अभियान आधा छोड़ के सातारा आया था, अगर वो नहीं छोड़ता, वहीं रुकता, तो आगे पद्दुचेरी में भी फ्रेंचों को वो भगा सकता था, लेकिन नहीं हो सका। नियति है, क्या करें। रघु जी ने नवाब सफदर अली के साथ चंदा को निपटाया था। मोटी रकम लेके चंदा को सातारा में कैद में रखा था। अच्छा, इससे उस सफदर अली ने मरते दम तक मराठों को सालाना जीएसटी का भुगतान समय समय पर किया था, क्योंकि डर, चंदा का जीवनी भर सफदर अली को जो डर था, वो डर उससे निकला था। उसका डर था कि भाई अब आगे भी अगर मैंने जीएसटी का भुगतान नहीं किया तो मराठे चंदा को छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, चंदा फिर लौट आएगा। मित्रों, आगे लगभग 2-3 साल तक सफदर अली ने पैसे का भुगतान किया है। आगे 1742 में सफदर अली काटा गया और 44 में अनवरुद्दीन वहाँ का नवाब बना, कर्नाटका का। अब अनवरुद्दीन बना तो उसने जीएसटी देना बंद किया। चंदा को सातारा रखने का अब कोई 1744 में औचित्य ही नहीं बचा क्योंकि सफदर अली मर चुका था। अनवर अली को कोई लेना देना नहीं था, अनवरुद्दीन को। वहाँ कर्नाटक में जो फ्रेंच आए थे वो चंदा के मुक्ति के लिए बड़े बेचैन होते जा रहे थे। दरअसल बात ये थी कि चंदा को फिर एक बार उन्हें अर्काट का नवाब बनाना था और अपने आप को राजकीय तौर पे ये बनाना था, क्या कहते हैं उसे, रिलेवेंट बनाना था, क्योंकि वहाँ पे मद्रास में यानी आज के चेन्नई में अंग्रेज़ों ने अपने पाँव जमा लिए थे। फ्रेंच को चंदा को मुक्त करना था, लेकिन मुक्तता का वो जो चंदा है वो नहीं देना था, सिर्फ मुक्त करना था, इच्छा जताई थी। वहाँ 1748 में नासिर जंग जब मुजफ्फर को लात मार के उसने भगाया तो ये इस्लामी भांड मुजफ्फर अल तकिया करने सातारा आ गया। वहाँ कैदी जो था चंदा, उससे उसकी मुलाकात हो गई।
दोनों में फिर तय हुआ कि अगर भाई ये अल तकैया करके मराठों की दाढ़ी खुजा के हम मराठों को साथ ले ले तो दोनों का अपना अपना कार्यभाग साधने में मदद होगी। चंदा तो सोच में पड़ा। उसने पद्दुचेरी में ये बात ड्यूप्ले को बताई। इसकी भी कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन चंदा की जायज निकाह की हुई जो खेती थी, पत्नी थी, वो ड्यूप्ले के साथ पद्दुचेरी में रहती थी। ड्यूप्ले ने खत का जवाब दिया कि भाई चंदा साहब, आप हर एक प्रयत्न करो लेकिन सातारा से मुक्त हो जाओ और जल्द से जल्द मुक्ति हो जाओ, और बाद में भी कृपया मराठों की मदद आप ना ले। मराठों के 7 लाख रुपए का जुर्माना मैं भरने को तैयार हूं। ड्यूप्ले के बाप का पैसा था ना। चीन के लोगों को अफीम का आदी बना के वो लूटा था और ये 7 लाख रुपए उसके थे। वैसे इन ब्रिटिश पग जो होता है ना, उसने जितना पैसा कमाया उतना फ्रेंच नहीं कमा पाए, फिर भी पैसा तो था और वो अफीम का ही पैसा था। चलो, इस ड्यूप्ले के कबूलनामे से चंदा तो सातारा से मुक्त हो गया। अब उसके साथ मराठों ने 3000 रक्षक दे दिए और दक्षिण रवाना कर दिया। चंदा पद्दुचेरी भी गया। वो सीधे नहीं गया, 2 लड़ाइयां करके गया। ड्यूप्ले को अपनी रियासत का कुछ हिस्सा भेंट कर दिया और मराठाओं के बजाय उसने फ्रेंचों की मदद स्वीकार की। अब ये उसका नया भाई जो है ना, मुजफ्फर, वो भी 3-4 हजार की फौज लेके पद्दुचेरी आ गया। अब इन दोनों का पहला निशाना था अनवरुद्दीन। उनके साथ एक डोटिल नाम का फ्रेंच भी था इन दोनों इस्लामी भांडों के साथ। 3 अगस्त 1749 को अंबुर गांव के पास ये दोनों अनवरुद्दीन के सामने आ गया। दोनों के साथ डोटिल भी था। घनघोर युद्ध छिड़ा। डोटिल वहां पे गंभीर रीत्या जख्मी हो गया। अब इसे जख्मी देख के उसके साथ जो 400-500 फ्रेंच सैनिक थे वो भी डर गए और वो पीछे हटने लगे। अब इन सैनिकों में एक क्या कहेंगे, अमलदार कहेंगे, हवालदार कहेंगे, बूसी था, नाम उसका था बूसी। बूसी ने सभी को फिर से एक बार सब सैनिकों को एकजुट किया और विजय की हुंकार देके उन्हें सबको युद्ध भूमि में वापस लाया। अब नव चेतना के साथ ये जितने भी वापस अब सैनिक थे, उन्होंने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी और उस लड़ाई में अनवरुद्दीन काटा गया। वहां अनवरुद्दीन के फौज में अफरा तफरी फैल गई। अनवर का एक लौंडा था माकूत। ये जो माकूत था ये चंदा के हाथ लग गया। चंदा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। दूसरा था मोहम्मद अली। वो त्रिचनापल्ली भाग गया, वहां जाके गद्दी में बैठा। इस जीतने के बाद चंदा और मुजफ्फर ये दोनों अरकाट पे चाल करने गए। वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ अरकाट में पुनः कब्जा करने के बाद चंदा को नवाब बनाया गया। इसमें फ्रेंच उसके साथ थे और हिंदुस्तान की इस राजनीति के सफल प्रवेश से फ्रेंच जनरल ड्यूप्ले था, वो अब कृतार्थ हुआ था, क्योंकि ये पहली ये घटना है कि फ्रेंचों ने हिंदुस्तान की राजनीति में सफल प्रवेश किया था।
नासिर जंग 1748 से बार बार मराठाओं को अपने बाप के विरुद्ध लड़ने की मदद की गुहार लगा रहा था। ये तो मैंने बताया। मित्रों, अक्टूबर 1748 में एक न्यूज़ फैली थी कि भाई मराठाओं ने निजाम के 2 किले काबिज किए हैं और उसका विरोध करने के लिए नासिर जंग आ रहा है, क्योंकि ये मराठाओं ने अवैध रीत्या कब्जा किए हुए किले हैं। और ये सनसनी बन गई। ये खबर इतनी जबरदस्त बड़ी बनाई गई कि नाराज नाना ने पिलाजी जाधव को पत्र भेजा है। नाना लिखता है, नासिर जंग अचानक आगे निकल आए हैं। हमारी गरीब मासूम रैयत, जनता, मराठी में रैयत कहते हैं, हमारी गरीब मासूम जनता वहां से भागने को मजबूर हो गई। ये दबाव बनाने के पैतरे हैं, मैं जानता हूं। सुनने में ये भी आया है कि नासिर जंग अब लौटे हैं। ये क्या है? इस प्रकार से हमारे बीच स्नेह बढ़ेगा। 31 जनवरी 1749 का ये लेटर है, जब मैंने आपको बताया कि नाना नेवाई जाने का ये समय है मित्रों। लेकिन मैंने आपको ये जो बताया वाकया, इसका फेक न्यूज़ मास्टर कौन था? टाइमिंग देखो, मराठा राजपूत के बीच जो वितष्ट बढ़ा था उसको निपटाने के लिए नाना नेवाई गया था। ये तो हम जानते हैं। हाँ, ये वही काल है मित्रों। तो ये फेक न्यूज़ मास्टर था कौन? एनालिटिका था, कैम्ब्रिज था, हिडनबर्ग था। इसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि इस घटना को सभी जितने भी गोरे इतिहासकार हैं उन्होंने प्रमुखता से लिखा है, लेकिन तात्कालीन एक भी हिंदुस्तानी ने एक शब्द यहां नहीं निकाला है। ये क्या दर्शाता है? असल में नासिर जंग ने निजाम के 2 किले अपने कब्जे में ले लिए थे। ये उनका अंदरूनी झगड़ा था, लेकिन खबर फैल गई मराठाओं ने कब्जा किया है। क्या दर्शाता है ये? आज भी वही चल रहा है। इसके पीछे गोरा था। वंदे मातरम।